ना करना पड़े। और मेरा ऐसा भी विश्वास है कि जिस उद्देश्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ, आप मेरे उस उद्देश्य को भी समझेंगे। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं नमन करूंगा बाबू मित्र सेन यादव जी को, जिन्होंने अयोध्या। सम्मानित साथियों, आज इस अवसर पे बहुजन समाज में जन्मे, लाइट है रिफ्लेक्शन है मुझे नहीं पता, हाँ लाइट थी बंद हो गई, ठीक है बैठ जाओ। कोई महान पुरुष उसमें शायद होगा जिसने लाइट जला रखी थी। महान पुरुष ऐसे थोड़ा ही पहचान आते हैं, अपने कर्मों से पहचान आते हैं, बाकी तो सब लोग एक जैसे ही लगते हैं। बैठ जाओ, अगर तुम खड़े होंगे तो छोड़ देंगे माइक, आज अभी यहीं गए। अगर तुम में से एक भी खड़ा हुआ तो याद रखना बात बीच में छोड़ देंगे। बैठ जाओ, और तुम लोग भी मत खड़े हो, यहाँ से वॉलंटियर साथी पीछे आ जाओ, वहां से हटो तुम लोग, तुम्हें देख के खड़े हो रहे हैं वो लोग। अयोध्या जिले में आपके बीच आपसे और यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति से, और यहाँ से जाने के बाद जब आप गांव देहात में लौटोगे तो मेरे संदेश को आप लोग लेके जाना, इसके लिए हमने सभा बुलाई। मैं यहाँ आपको कुछ देने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने के लिए आया। और मांगने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और जनता के हाथ में सबसे बड़ी ताकत है। आप ऐसे करके देखोगे तो आपको अपने हाथ खाली दिखाई देंगे, लेकिन जब 5 साल में एक बार समय आता है कि आपकी उंगलियों में जो ताकत है उसका आप प्रयोग करो। अगर आपने वो प्रयोग मेरे कहे से कर लिया तो मैं लिख के देता हूँ कि आपके हाथ खाली नहीं रहेंगे कभी भी। आपके हाथ में अधिकार होंगे, सम्मान का जीवन होगा और कोई किसी तरह की मुसीबत आपके आसपास नहीं आ पाएगी। क्योंकि लंबे समय से हम लोग व्यवस्था का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कभी किसी विचार से उम्मीद करते हैं कि इनके जरिए हमारा भला होगा, लेकिन ये सच नहीं है। भला तभी संभव है जब आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को इस देश में लागू कराओ। जब इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखित संविधान लागू होगा और देश संविधान के हिसाब से चलेगा, तभी जाके आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। और संविधान को लागू वही करा सकते हैं, संविधान को जिम्मेदारी से वही चला सकते हैं जो सत्ता में होते हैं। लोकतंत्र में वोट के आधार पर सत्ता तय होती है। इतनी भारी संख्या में नौजवान यहाँ आए हैं और वहां ऊपर कोने कोने तक बैठे हैं, इधर भी बहुत दूर दूर तक पूरे ग्राउंड में। महसूस करके देखो, महसूस करके देखो, जो बुनियादी जरूरत है हमारी एजुकेशन, शिक्षा, सम्मान का जीवन जिए, इसलिए जो हमारा सबसे बुनियादी हथियार है। आप याद करके देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा। उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आप महसूस करो, ये बात अभी मैंने 2 दिन पहले पार्लियामेंट में कही थी कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर मैं आज पार्लियामेंट में खड़ा हूं तो इस शिक्षा की वजह से खड़ा हूं, या फिर जो जनता ने मुझे वोट देके भेजा इस वजह से खड़ा हूं। आप ये बताओ, क्या कोई गरीब का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है आज इस देश में? अगर सरकारी कॉलेज में नंबर नहीं आया तो करोड़ों रुपए की डोनेशन लगती है। हर माँ बाप चाहते हैं उनका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, तो बनेगा कहां से जब सरकारी स्कूल तो गवर्नमेंट बंद कर रही है और प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े खुल गए हैं। और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा इतनी महंगी है कि लाखों लाखों रुपए का खर्चा कोई गरीब परिवार वहन नहीं कर सकता है। जिस देश में 80 करोड़ लोग सस्ता राशन, 5 किलो राशन लेके अपना जीवन यापन कर रहे हो, यानी कि रोटी रोटी पे जी रहे हो, आप महसूस करो क्या वो अच्छी पढ़ाई अपने बच्चों की करा सकते हैं? बताओ, करा सकते हैं? सोचो, महसूस करो। इस देश में लाखों लोग अच्छा इलाज न मिलने के कारण मर जाते हैं। और ये अच्छा इलाज क्यों नहीं मिलता? सरकार को तो हम बराबर का टैक्स देते हैं, फिर अच्छा इलाज क्यों नहीं मिलता? अच्छा इलाज इसलिए नहीं मिलता कि अच्छा इलाज आज के समय में चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में कौन जा सकता है? जिसकी जेब में पैसा है। और पैसा किसकी जेब में है? देश के 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पे जिंदगी जी रहे हैं। देश के 80 करोड़ लोग से ज्यादा लोग तो
साल महीने में 10,000 रुपए भी नहीं कमाते हैं, उनकी न्यूनतम वेतन तो साल भर का 1 लाख रुपए भी नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि वो लोग अच्छा इलाज करा सकते हैं क्या? अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर कितने पैसे का पर्चा बनाता है? कितने पैसे का? 500। कहीं 200 रुपए का, कहीं 400 रुपए, कहीं 500 रुपए का। और कहता है अगर रात को दिखाना है इमरजेंसी में तो 2,000 रुपए लगेगा फीस का। कि अगर 2,000 रुपए फीस देने की स्थिति होती तो इस देश में लोग 5 किलो राशन पे अपनी जिंदगी चलाते क्या? तो कितने ही लोग सड़क पे मर जाएं, एक्सीडेंट होके मर जाएं, अस्पताल में मर जाएं। अस्पताल में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई टेस्ट अस्पताल में नहीं होता। और तो और हमारे नेता लोग भी बैठे हैं, आप महसूस करके देखो, जिस डॉक्टर के पास जाओगे वो ये कहेगा टेस्ट हमारी लैब से होगा। कहता है नहीं कहता है? मैं किसी दूसरे की रिपोर्ट को नहीं मानूंगा, मैं अपने आप टेस्ट कराऊंगा। यानी कि एक और चोरी, एक और डकैती। भाई ये बताओ गरीब लोग जाएंगे कहाँ? और सरकारें बजट कम कर रही है हेल्थ का, सरकारें एजुकेशन का बजट कम कर रही है। तो मेरी समझ में ये आता है कि ऐसे रास्ता निकलने वाला नहीं है। आप लंबे समय से लोगों पे भरोसा कर रहे हो और ये लोग आपकी वोट को लेके अपने आप पैसे वाले बनके बड़े बड़े कोठी बंगलों में चले जाते हैं, बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तमाम तरह की सुख सुविधा प्राप्त करते हैं। और इस गरीब समाज जिससे उठकर जाते हैं उस समाज की तरफ पलट के नहीं देखते। तो आपकी मेरी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को कुर्सी से हटा के और आपके काम करने वाले लोगों को मौका दिया जाए। आज मैं जब ये देख रहा हूं नौजवानों को, तो मुझसे मीडिया के लोग कहा करते थे 1 साल पहले, और क्या कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद साहब आपके साथ तो सब नौजवान लोग लगे हुए हैं, ये नौजवान लोग क्या कर लेंगे? तो मैं इनसे कहता था कि संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये मेरी बात को मानते नहीं थे, लेकिन जब नगीना में आपने अपने मेहनत प्रयास से और अपना सांसद जिता दिया तो अब ये लोग मुझे कहने लगे हैं कि ये नौजवान तो अब उत्तर प्रदेश की काया बदल के रख देंगे। ये नौजवान तो जब इन्होंने सांसद जिता दिया तो अब ये अपने विधायक जिता के भी अपनी राजनीतिक ताकत उत्तर प्रदेश में बना सकते हैं और गरीब को उनका हक अधिकार दिला सकते हैं। तो ये जो जवानी या नौजवान बैठा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये गरीबी बेबसी की जिंदगी अच्छी लग रही है? क्या इस गरीबी बेबसी की जिंदगी में मजा आ रहा है? कभी आपने मुख्यमंत्री जी की रैली देखी है क्या? अगर देखी हो तो बताओ, ऐसा टेंट होता है क्या? ऐसा टेंट होता है क्या? और कैसा टेंट होता है? हमारे बदन पे पहने हुए कपड़ों से भी अच्छे कपड़े का टेंट होता है नहीं होता? बताओ। और बड़े बड़े सोफे, एसी, कूलर और ये और वो और पानी और सब चीज। और यहाँ देखो, क्योंकि ये गरीबों की रैली है, गरीबों की, ये गरीबों की, कमजोरों की रैली है, इसलिए ना टेंट है, ना बड़े बड़े गद्दे कुर्सियां हैं, ना एसी लगा हुआ है, पंखा भी, लाइट चली गई ऐसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो लाइट आती नहीं है, और आती भी है तो सोने के तारों में आती है। बिजली का बिल इतना आता है कि गरीब की जेब कट जाती है। तो पंखे भी जो चल रहे हैं इस हवा से चल रहे हैं जो कुदरत ने चला रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम तो मेहनत कश लोग हैं, किसान मजदूर समाज से आते हैं। हमने तो इससे बुरे बुरे दिन देखे हैं। गर्मियों में पसीना बहा बहा के कुछ पैसे कमा के अपने पेट का, अपने परिवार का पेट पाला है। ये गर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में हमें सुख सुविधा लेने का अधिकार है या नहीं है? क्या हमें सम्मान से जीने का अधिकार है या नहीं है? क्या हमारी माँ बहनों को इज्जत की जिंदगी जीने, सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार है या नहीं है? बताओ। कितने लोग चाहते हैं कि हमें गरीबों को भी, दलित, पिछड़े, कमजोर समाज के लोगों को भी इज्जत की जिंदगी मिलनी चाहिए? जरा हाथ उठा के बताओ। हाथ उठाने को कहा, खड़े होने को नहीं कहा। और खड़े होने के साथ क्या शर्त थी पता है नहीं पता है? तो कैसे बदलाव हो जाएगा भाई? अब मैंने कहा, मेरी बात पे गौर करो, मैंने पार्लियामेंट में कहा कि भारत में बदलाव तब तक नहीं होगा, गौर से सुनना, जब तक इस देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था तब तक नहीं होगी, जब तक प्रधानमंत्री से लेके और प्रधान का बेटा
सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तब तक इस देश में अच्छी शिक्षा गरीबों को नहीं मिल सकती। जब प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके राष्ट्रपति से लेके राज्यपाल से लेके सारे मंत्री विधायक सांसद जिसमें मैं भी हूं और जितने क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 के अधिकारी हैं, जितने भी वो नेता हो अभिनेता हो, जितने लोग हैं जो सरकारी सुरक्षा लेते हैं, सुविधा लेते हैं, तनख्वाह मिलती है, मानदेय मिलता है, जब तक उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक इन सरकारी स्कूलों में सुविधा नहीं आने वाली। क्योंकि सुविधा तब आएगी जब एक ही कमरे में क्लास 4 के बच्चे बैठे होंगे, एक बच्चा मुख्यमंत्री जी का होगा, दूसरा बच्चा कलेक्टर साहब का होगा, तीसरा बच्चा एसएसपी महोदय का होगा, चौथा बच्चा सीओ महोदय का होगा, पांचवा बच्चा हमारे जैसे किसान मजदूर के परिवार का होगा, छठा बच्चा सफाई का काम करने वाले का होगा और सातवां बच्चा खेतों में मजदूरी करने वाले का होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक अच्छी शिक्षा नहीं आएगी। जिस दिन ये हो गया, ना मास्टर की कमी होगी, ना स्कूल गिरने वाला होगा, ना पंखों की कमी होगी, ना किताबों की कमी होगी, बेहतर से बेहतर शिक्षा मिलेगी। ये होगा बदलाव। और फिर अच्छा इलाज तब मिलेगा जब राष्ट्रपति से लेके और गांव में रहने वाले प्रधान के बच्चे का भी इलाज और उनका खुद का इलाज भी सरकारी अस्पतालों में होगा। तब आएगी सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं। कैसे? अगर मुख्यमंत्री जी बीमार हो जाए, मैं तो नहीं करता, हमारे यहाँ अच्छे मुख्यमंत्री बेचारे बीमार हो जाएं, लेकिन क्योंकि ये तो बीमारी आदमी के साथ होती है, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, अगर कोई भी नेता बीमार हो जाए और उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाने दिया है, सरकारी हॉस्पिटल में लाया जाए, तब उसको पता लगेगा कि सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति कैसी है। ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना कुछ है, ना कुछ है। तब जाके बदलाव होगा जब जिलाधिकारी को बीमारी होने पे जिलाधिकारी सरकारी अस्पताल में इलाज कराएगा। जब हम गरीब किसान मजदूर परिवार के लोग इलाज कराते हैं तब आएगा अच्छा इलाज की व्यवस्था, तब आएंगे डॉक्टर बढ़िया, तब जो है बाहर से दवाई नहीं लिखी जाएगी, तब एक्सरे मशीन भी होगी, एमआरआई मशीन भी होगी और तमाम तरह की चीजें होंगी, तब जाके बदलाव होगा। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, अगर बदलाव नहीं, देखो पॉलिसी बना के लाखों लोगों के लिए बदलाव किया जा सकता है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत लाभ देके 1-2 लोगों की मदद की जा सकती है। जैसे मुझसे कोई कहे कि भाई मेरा बच्चा बीमार है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं दे दूंगा, तो एक बच्चे का इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर पॉलिसी बन जाए तो करोड़ों बच्चों का इलाज मुफ्त में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ। अभी तो मैंने कहा था एमबीबीएस एमडी बनने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, जब लेकिन शिक्षा इस देश में समान हो जाएगी और शिक्षा मुफ्त हो जाएगी तो किसान का बेटा भी डॉक्टर इंजीनियर बन पाएगा, वकील जज बन पाएगा, जब उनकी जेब भी कटेगी, जब उनको जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, जब उनको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं साथियों, इसको लागू कराने के लिए शक्ति की जरूरत है और शक्ति आपके अंगूठे में है। जितनी ये शक्ति आपने मेरे साथ खड़ी कर दी, आजाद समाज पार्टी की पॉलिसी के साथ खड़ी कर दी, उस दिन वो दिन दूर नहीं कि पहले उत्तर प्रदेश में और फिर देश में ये होके रहेगा। इसको कोई होने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि अब गरीब जागरूक हो गए हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं। आप महसूस करो और ये बात मीडिया के लोग भी सुन लो, हमने मांग की है कि देश की आजादी के 75 साल हो गए हैं, अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और SC ST OBC के लोगों को संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। बताओ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? इस बात को भी समझो, 2% सरकारी नौकरियां हैं, 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी नौकरियों में आरक्षण है और 98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है। 98% प्राइवेट सेक्टर किसका है? सुनो, प्राइवेट सेक्टर में तुमसे कोई पूछ ले, कहे भाई वो क्यों देंगे नौकरी? इसलिए देंगे क्योंकि सरकार प्राइवेट सेक्टर में जो लोग उद्योग लगाते हैं, 1 रुपया लीज पे लाखों बीघे जमीन उनको देती है, हजारों बीघे जमीन देती है, साथ करोड़ों रुपए का लोन उनको देती है बैंक से, साथ करोड़ों रुपए के टैक्स में छूट करती है। ये सारा पैसा हमारी मेहनत की कमाई का होता है। ये जमीनें जनता की होती है। जब ये जमीनें आप उनको देते हो, छूट देते हो, टैक्स में जो छूट देते हो और लोन देते हो, तो जनता का पैसा जब उनको देते हो तो जनता को हिस्सेदारी भी उसमें मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ जब सामान उनकी कंपनियों में जो बनता हम खरीदते हैं, तो जब उनके जो है ग्राहक हम हैं,
तो उनके कर्मचारी हम लोग क्यों नहीं हो सकते? सरकार मुझे इस बात का जवाब दे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लड़ाई बड़ी लंबी है, लेकिन लड़नी है। हम तो पार्लियामेंट में जब से हम गए हैं, आप ये जानते हैं, सबकी आवाज उठाते हैं। बीएड के बच्चों की बात आवाज उठाते हैं कि उनको भर्तियां निकाल के नौकरी दो, बैकलॉग भरा जाए, इसकी आवाज उठाते हैं। और बीटीसी साथ होमगार्डों की आवाज उठाते हैं, पीआरडी के जवानों का आह्वान दे बड़े, उनकी आवाज उठाते हैं। महिला जितनी है हमारी बहनें, आशा हो, आंगनबाड़ी 1000 रुपए भत्ता मिले, इसकी आवाज भी हम लोगों ने उठाई। साथ साथ हमने ये भी आवाज उठाई कि महिलाओं को जो पेंशन मिलती है 500 रुपए, वो बढ़ के 5000 रुपए होनी चाहिए। और भी हमने मैं आवाज उठाई कि गैस के सिलेंडर का दाम 500 रुपए होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिजली के दाम कम होने चाहिए, बिजली के दाम जो सोने की बिजली के दाम हो गए वो कम होने चाहिए। हम तो लगातार आवाज उठा रहे हैं। और तो और हम अपने पुलिस के भाइयों की भी आवाज उठाते हैं। हमने ये भी कहा कि इनकी ड्यूटी भी 8 घंटे की होनी चाहिए, इनको भी सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। और बॉर्डर स्कीम जो है, बॉर्डर स्कीम का जो नुकसान इनको हो रहा है, जैसे छुट्टी मिली, अब इनकी ड्यूटी अयोध्या में रहने वाले हैं ये बिजनौर के, अभी ये 1 दिन की छुट्टी मिली, सुबह यहाँ से जाएंगे, शाम तक तो बिजनौर पहुंचेंगे, और शाम के टाइम उधर चलेंगे तो तब अगले दिन यहाँ पहुंचेंगे। तो हमने कहा कि बॉर्डर स्कीम खत्म करके बराबर के संबंधित जिलों में इनको पोस्टिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी इंसान है, अपने परिवार के बीच में पहुंच जाएं। इनके दिन को भी जो है अपने परिवार से मिलने की आजादी होनी चाहिए। ये मांग भी हमने उठाई, लेकिन जैसे हमने मांग उठाई तो भाजपा के लोग सब लोग चिल्लाने लगे, भाई ये राज्य का विषय है, राज्य का विषय है। तो हमने कहा भाई राज्य का विषय भले ही हो, हम तो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन पुलिस में होना चाहिए। अब पुलिस में सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है। रिफॉर्म को सेंटर ही करेगी या नहीं करेगी बताओ? रिफॉर्म का काम स्टेट का नहीं है, रिफॉर्म का काम सेंटर का है। सेंटर कानून बनाए कि हर स्टेट अपने पुलिस कर्मियों की सुविधा दे। बताओ कैसे नहीं बदलाव होगा? तो हम तो वकील लोग हैं, हम तो समझते हैं कैसे क्या करना है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप नहीं चाहते कि अब ये परिस्थिति बदलनी चाहिए? जोर से बताओ, चाहते नहीं चाहते हो? तो भैया चाहने से तभी होगा जब चाहने के साथ आप उस पर काम करना भी शुरू कर दोगे। आपने यहाँ तमाम लोगों को अवसर दिया, तमाम लोगों को आगे बढ़ाया, और जो लोग आगे बढ़े उन्होंने अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाया, लेकिन ये गरीब समाज वहीं का वहीं रह गया। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, देखो नगीना के लोगों ने मेरी बात मानी, तो बताओ नगीना के लोगों को फायदा हुआ नहीं हुआ? और वोट में क्या ताकत है समझते हो? वोट में ताकत है। कल तक हम जहाँ सरकारी दफ्तरों में फिरते थे कि हमारे यहाँ सड़क बनवा दो, हमारे यहाँ बिजली घर बनवा दो, हमारे यहाँ स्कूल बनवा दो, हमारे यहाँ जो है ये गड्ढे भर गए हैं इनको गड्ढों को बनवा दो, ठीक करवा दो, हमारे यहाँ जो है नल लगवा दो। आज आपकी ताकत से, आपके संघर्ष से आज हम पे वो निधि है कि हमारी एक कलम के साइन होने से कई कई किलोमीटर की सड़क बन जाएगी, और तमाम अधिकारी कर्मचारी हमारी बात को बेचारे जिम्मेदारी से सुनते हैं। अगर ऐसी ताकत आप अपने क्षेत्रों में बना लोगे तो बताओ परिवर्तन होगा या नहीं होगा? बताओ। तो अब मैं आपसे जो कहना चाहता हूं उसको गौर से सुन लो। अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो परिवर्तन के लिए तैयार हो जाओ। बताओ कितने लोग तैयार हैं? ऐसे हाथ खड़ा करके बताओ। ऐसे हाथ खड़ा करने के साथ मुट्ठी भी बंद करनी है, जरा इशारे भी समझो। एक हाथ जिसकी मुट्ठी बंद है उसको ये मान लिया जाए कि वो लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, पीली शर्ट वाले भाई को छोड़ के बस। अच्छा, वकील आदमी हूं, मेरी नजर चारों तरफ रहती है। चलो हाथ नीचे करो। तो अब जो मैं आपसे कह रहा हूं बताओ उसको पूरा कर दोगे नहीं कर दोगे? तो आज से आपको ये करना है कि आपको आज के बाद आप हजारों की संख्या में यहाँ हो, तो जितने भी रिश्तेदार आपके मिल्कीपुर में रहते हैं, अब कल से आपको उनको फोन करना शुरू करना, और उनको फोन करके कहना है कि इस बार हमें इधर उधर नहीं देखना, इस बार हमें आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देके ताकत देनी। बताओ कर दोगे नहीं कर दोगे? और जितने नौजवान यहाँ हैं, और नौजवान में तो इतनी शक्ति है, और नौजवान तो देश की सेवा बॉर्डर पे करता है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, बताओ एक दिन में 2 लोगों को तैयार कर दोगे नहीं कर दोगे? तो आज आप यहाँ हजारों की संख्या में हो, एक दिन में 2 लोगों को तैयार करोगे, मेहनत मजदूरी करके घर चलाने के लिए, रूखी सूखी रोटी खाने के लिए, जो सदियों से चला रहा है, कई कई घंटे काम करते हो, इज्जत की जिंदगी के लिए 1 घंटा भी अगर रोज काम करोगे और रोज 2 लोगों को भी तैयार कर दोगे,
तो 1 महीने में कम से कम 1 लाख लोग तैयार हो जाएंगे। और जब 1 लाख लोग तैयार होंगे और जिस दिन वोट डलेगी और आपने आजाद समाज पार्टी का बटन दबा दिया, तो बताओ असेंबली का जो MLA है, जो हमारा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, कौन किसकी पार्टी का जीतेगा बताओ? किसकी पार्टी का जीतेगा बताओ? और जब आजाद समाज पार्टी का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जीतेगा, तो आप ये बताओ कि आपके हिस्से में इज्जत सम्मान आएगा नहीं आएगा? बताओ आएगा। बताओ, आपकी बात को कहने वाला लखनऊ में कोई होगा नहीं होगा? जिस तरह से दिल्ली वालों से आपका अकेला चंद्रशेखर लड़ रहा है, तो यहाँ से मिल्कीपुर से भी एक दूसरा चंद्रशेखर जाके मुख्यमंत्री जी के सामने अपने लोगों के अधिकारों के लिए आंख से आंख मिला के आवाज खड़े करेगा नहीं करेगा? बताओ बताओ, चाहते हो नहीं चाहते हो ये? तो अब तुम लोग चुप रहना, सिर्फ महिलाओं से बात होगी। आप ये बताओ, हमारा निशान आपको पता है नहीं पता अभी तक? क्या है निशान? जोर से बताओ, आवाज कम आ रही है। अभी नहीं आई मुझे बात, चुप रहो, इनको बोलने दो बस। नहीं, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, जोर से बोल के बताओ। मुझे तो पता नहीं, कुछ पंखा सुनाई दे रहा। बताओ क्या कह रहे हो? बताओ। जोर से नहीं बोलोगे तो मानूंगा ही नहीं, मुझे सब सुनाई दे रहा है, लेकिन जब तक जोर से बोलो, दो माइक दो। बताओ हमारा निशान क्या है? बताओ। बताओ, जिसे जिसे पता है जरा हाथ उठा के बताओ। केतली पक्का? अच्छा ठीक है, माइक बंद करवा दो। कभी चंद्रशेखर को ढूंढो, वहां चंद्रशेखर नहीं मिलेगा, वहां केतली मिलेगी। केतली के आगे का बटन दबाना पड़ेगा, तभी जाके ताकत बनेगी हमारी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब तुम लोग बताओ क्या है निशान हमारा? और ये बताओ, केतली हमारा निशान है, आपका निशान है? हमारा निशान है, आपका निशान है, हम सबका निशान है। और बताओ, ये केतली परिवर्तन का निशान है या नहीं है? अब बताओ, केतली को ताकत दोगे तो कौन ताकतवर होगा? अब दोनों हाथ उठाओ, जो लोग केतली की मदद करने वाले हैं, ऐसे हाथ उठाओ, मुट्ठी बंद करो, दोनों हाथ उठाने हैं। और लड़ाई तो हम पुलिस के लोगों की भी लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, वरना ये भी चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जल्दी आ जाए, बढ़िया मौका हो जाए, हमारी 8 घंटे की ड्यूटी हो जाए। तो है तो ये भी हमारी तरफ, क्योंकि देखो इनको भी पता है कि कोई इनकी सुनना नहीं चाहता। सबको मौका मिल गया उत्तर प्रदेश में, सुनना चाहता देखो। और पुलिस के साथी भी सुन लो, हमने चुनाव के बाद आपसे ये नारा दिया। चुनाव से पहले देते तो आपकी वोट के बारे में सोच के देते। हमने जब चुनाव में आपको तकलीफ सहते देखा और हमने देखा किस तरह से पसीना बहाते, तो हमें तकलीफ हुई कि भाई इनको भी हमारे जैसा इनका भी जो है, इनका भी सम्मान होना चाहिए। इसलिए हमने फैसला लिया। और मैं आपको वचन देके कहता हूं कि जिस दिन हमें अवसर मिलेगा, पहली कैबिनेट में हम लोग पुलिस को ये अवसर दिला के रहेंगे। मेरे इस बात को आप लोग याद रखें। और साथ साथ मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप ताकत बना दो, मिल्कीपुर में लगवाएंगे उद्योग धंधे, जैसे तो अवसर मिल जाएगा। और यही जब उद्योग धंधे मिलेंगे, यहीं के लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। चिंता मत करो, हाथ पे हाथ धर के बैठने नहीं दूंगा, बेफिक्र रहो। अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए, नौकरी रोजगार चाहिए, लोन चाहिए, घर में तरक्की चाहिए, माताओं बहनों को सम्मान का जीवन चाहिए, गुंडागर्दी का अंत करना है, तो फिर आप आजाद समाज पार्टी को ताकत देने का काम शुरू कर दो। बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? तो एक बार आखिरी सुन लो हमारे। अभी जब केंद्र का बजट आया, तो बजट मीडिया के लोग भी सुन लो, सच हमारे लोगों को पता लग जाएगा, तो ये क्रांतिकारी खड़े हो जाएंगे अधिकार लेने के लिए। ए नौजवानों, गौर से सुन लेना। देश का बजट था 48,20,000 करोड़ का। कितने का? 48,20,000 करोड़। सब एक आवाज में बोल के बताओ कितना था बजट। सुनो पहले, 48,20,000। कितना? 48,20,000। 48,20,000। क्यों बता रहा हूं, सुनना।
48,20,000 करोड़ में संख्या के आधार पे हम बहुजन समाज के लोग तो 85% है, लेकिन SC/ST की आबादी 25% से ज्यादा है। हमारा हिस्सा बैठता था लगभग 12,00,000 करोड़, और सरकार ने हमें क्या दिया आपको पता है? पता है नहीं पता है? पहले सुनो, आपका हिस्सा कितना बैठता था? 12,00,000 करोड़। कितना? जोर से बताओ कितना? 12,00,000 करोड़। और मिला कितना ये भी सुन लो, 26,000 करोड़। लाख भी नहीं मिला, 1,00,000 भी, 50,00,000 करोड़ भी नहीं मिला। समझे नहीं समझे? यानी कि मिलना था 1 रुपया और मिला कितना? 10 पैसे से भी कम। समझते हो? 12,00,000 करोड़ रुपया मिलना था, मिला 26,000 करोड़ रुपए। भाई 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ रुपए भी नहीं मिला। इस बात को समझो। मैंने जिस दिन ये देखा, मैं उस दिन समझ गया कि बहुत बड़ी चोरी हो रही है, डाका डल रहा है हमारे अधिकारों पे। जब वो पैसा जो हमारी तरक्की के लिए लगना था वो हमें दिया ही नहीं जा रहा, तो हमारे दिन कैसे बदलेंगे? आजादी के 75 साल बाद भी अगर हम रोजी रोटी से मोहताज हैं, आज भी हम पे टूटे हुए मकान है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं, पीने के लिए साफ पानी नहीं, सर ढकने के लिए पक्की छत नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, तो हमें समझना चाहिए कि टैक्स तो हम बराबर देते हैं, मगर कहीं ना कहीं लूट हो रही है। तो उस दिन मैंने नारा दिया, नारा गौर से सुन लेना और अपने घरों की दीवारों पर जाकर लिख लेना। लिख लोगे नहीं लिख लोगे? तो एक नारा दिया था मान्यवर काशीराम साहब ने कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। दिया था नहीं दिया था? उसके बाद हमारे लोग अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तैयार हो गए और हमारा 4-4 बार राज भी आया। लेकिन अब हमारे नेताओं ने कमी कर दी। अब हमें मगर राज तो लाना ही लाना है। तो अब हमारा नारा है कि वोट हमारा और नोट तुम्हारा। दिल्ली में जो बैठे हैं, समझे नहीं समझे? पहले क्या नारा था? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और अब क्या नारा है? वोट हमारा और नोट तुम्हारा, और नहीं चलेगा। अगर वोट हमारा है तो नोट किसका होना चाहिए? और जब तक नोट आपकी जेब में नहीं आएगा, बताओ आपकी जिंदगी बदल जाएगी क्या? बताओ बदल जाएगी क्या? और जब नोट आपकी जेब में होगा तो जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी? और बात सुनो, ये जो महिलाएं बैठी, बताओ कितनी महिलाओं ने हवाई जहाज का सफर किया? जरा हाथ उठा के बताओ। किया नहीं? अच्छा, हेलीकॉप्टर का तो किया होगा, हेलीकॉप्टर का भी नहीं किया? और वो ट्रेन में एसी वाले डब्बे में तो बैठी होंगी। तो फिर सुनो मेरे नौजवान साथियों, इस देशों में एक तरफ वो लोग हैं जो सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं और सोने के बर्तनों में खाना खाते हैं, और दूसरी तरफ हमारे लोग हैं जो गरीबी में पैदा होते हैं और गरीबी में मर जाते हैं। ये देश आज अमीरों के हाथ में है। हमारे अधिकारों को छीन रखा है। उन अधिकारों को छीन के अपने लोगों के पैरों में लाकर डालना है। जब तक वो दिन नहीं आएगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इस बात का संकल्प कर लो आज मेरे साथ। ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे बोलो, वोट हमारा, नोट तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा, वोट हमारा, नोट तुम्हारा, नोट तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और क्या चलेगा ये भी सुन लो। वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा यही चलेगा। वोट हमारा और नोट हमारा, यही चलेगा यही चलेगा। और जब तुम तैयार हो जाओगे तो फिर कोई रोक नहीं सकता। जब यहाँ के चुनाव परिणाम आएंगे तो एक पट्टी चलेगी, लखनऊ के मीडिया वाले चलाएंगे टीवी पे। क्या लिखा होगा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में तो आजाद समाज पार्टी के लोगों की हवा चल रही है। किसकी हवा चल रही है? आजाद समाज पार्टी। और आजाद समाज पार्टी के लोग लखनऊ आ रहे हैं। और जब आजाद समाज पार्टी के लोग लखनऊ जाएंगे बड़ी संख्या में, तो बताओ आपका हाथ खाली रह जाएगा क्या? तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद मेरे नौजवान साथी
इधर उधर समय खराब नहीं करेंगे। एक एक आदमी को तैयार करके पहले परिवार को तैयार करेंगे, फिर परिवार से बाहर निकल के रिश्तेदारों को तैयार करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी को तैयार करेंगे, और फिर उसके बाद अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके, और जिस दिन वोट पड़ने का नंबर आएगा, एक एक वोट आजाद समाज पार्टी के निशान पर डलवाकर आजाद समाज पार्टी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को जिताने का काम करोगे। कर दोगे नहीं कर दोगे बताओ? ईमानदार से बताओ कौन कौन मेहनत करेंगे आज के बाद, जरा हाथ उठा के बताओ। जिंदाबाद। ये हमने पूछा काम कौन कौन करेगा, ये बताओ। जो जो काम करेंगे वो दोनों हाथ उठा लो। और ये बताओ जो काम नहीं करेंगे वो हाथ नीचे कर लो। हैं? ये सुनो, देख लो, यही कोई नहीं है, हम ही खड़े हैं और कोई नहीं है, चिंता मत करो। बताओ करोगे नहीं करोगे काम? बताओ गरीबी बेबसी की बेड़ियां काटोगे नहीं काटोगे? तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके लिए मंगल कामनाएं। और मेरा विश्वास है कि इस बार ए रुक जाओ जिंदाबाद वालों, रुक जाओ। हमारा बस चले तो खून का एक कतरा तुम्हारे नाम कर दे, लेकिन असल लड़ाई जो है, असल लड़ाई वो खून के कतरा देने से नहीं जीती जाएगी। असल लड़ाई जीती जाएगी राजकाज लाके, और राजकाज हम अकेले नहीं ला सकते हैं। राजकाज लाने में आप हमारी मदद करोगे तभी बात बनेगी। कर दोगे नहीं कर दोगे मदद? और ऐसा तो नहीं होगा जैसे हम चले जाएं आप भी घर में जाके पढ़ के सो जाओगे। सो तो बहुत लंबे समय से रहे हो, पक्का? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मेहनत करेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। और सुनो नौजवानों, घबराओ मत, आने वाला कल आपका कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। चिपरा कहाँ जाती